स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा आज का टॉपिक रहेगा अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी और उसके मेरिट्स या उसके जो एडवांटेजेस है उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा ये जानते हैं कि असंतुलित विकास का सिद्धांत है वो क्या है। असंतुलित विकास का सिद्धांत जो हमने संतुलित विकास का सिद्धांत डिस्कस किया है उस सिद्धांत का बिल्कुल ऑपोजिट है। संतुलित विकास में हम क्या करते हैं कि अर्थव्यवस्था के जितने भी सेक्टर होते हैं, जितने भी उद्योग होते हैं, उन सभी उद्योगों में, उन सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश किया जाता है। लेकिन जो असंतुलित विकास का सिद्धांत है इसमें सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश न करके जो कुछ चुने हुए क्षेत्र है, जो महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में जो है निवेश किया जाता है और उस निवेश के परिणाम स्वरूप जो है असंतुलन पैदा होगा और वो जो असंतुलन पैदा होता है वो आगे और निवेश करने के लिए प्रेरित करता है और जब और निवेश किया जाता है अगले क्षेत्र में तो उसके कारण एक और नया असंतुलन पैदा होता है। तो इस प्रकार से ये जो असंतुलनों की जो एक श्रृंखला होती है इसके माध्यम से जो है एक देश अपना विकास करता है। अब हम ये देखेंगे कि जो असंतुलित विकास है उस असंतुलित विकास के समर्थक कौन कौन है। इसके जो समर्थक है उसमें हिर्शमैन है, रोस्टोव है, फ्लेमिंग है, शिंगर है। तो इन्होंने अपने जो सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांत के अंदर जो असंतुलित विकास की नीति है उस नीति को अपने सिद्धांतों में अपनाया है। अब ये जो असंतुलित विकास सिद्धांत है इसके कौन कौन से गुण हैं या इसके कौन कौन से लाभ हैं उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इस सिद्धांत का जो गुण है, इसका लाभ है, वो ये है कि ये सिद्धांत उन देशों में भी लागू होता है जिन अल्पविकसित देशों के अंदर पूंजी की मात्रा कम होती है। तो ये जो है अल्पविकसित देशों के लिए भी उपयुक्त है क्योंकि इसके अंदर जो सभी सेक्टरों में एक साथ निवेश नहीं किया जाता। अगर सभी क्षेत्रों में एक साथ निवेश किया जाएगा तो बहुत अधिक मात्रा में पूंजी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इनमें पहले कुछ गिने चुने जो महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं उनमें निवेश किया जाता है, इसलिए कम पूंजी के साथ ही विकास की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। तो ऐसे देश जिनमें पूंजी की मात्रा कम है, जिनमें संसाधनों की कमी है, उन देशों के लिए ये जो असंतुलित विकास का सिद्धांत है ये अधिक उपयुक्त है। दूसरा, आज तक हम देखें तो ये सिद्धांत जो है ज़्यादा वास्तविक नहीं लगता क्योंकि जो चीज़ वास्तविक होती है उसको बहुत सारे देश अपनाते हैं, बहुत जगह उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर हम विकसित देशों के इतिहास को देखें तो उसमें एक चीज़ निकल कर के सामने आती है, वो ये है कि जितने भी विकसित देश है उन देशों ने असंतुलित विकास के सिद्धांत को अपनाया है। तो इस प्रकार जब इसको अपनाया गया है तो इसका मतलब ये वास्तविकता के नज़दीक है, अधिक वास्तविक है। तो जो चीज़ वास्तविक होती है उस चीज़ को सभी अपनाते, उससे सभी लाभ उठाते हैं। इसके बाद है इस सिद्धांत में जो है आधारभूत उद्योगों को अधिक महत्व दिया गया है और एक बार अगर एक देश में आधारभूत ढांचा विकसित हो जाता है तो उसके कारण दूसरे जो उद्योग होते हैं उनमें अपने आप विकास शुरू हो जाता है, क्योंकि जब आधारभूत ढांचा विकसित होगा तो जिन उद्योगों के अंदर पहले आधारभूत ढांचे की कमी के कारण निवेश नहीं किया गया था, अब उन उद्योगों के अंदर निवेश शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार एक बार जब आधारभूत ढांचे में निवेश कर दिया जाएगा तो इसके कारण दूसरे उद्योगों में या दूसरे क्षेत्रों के अंदर अपने आप निवेश करने की प्रेरणा मिलेगी। आगे आधारभूत उद्योगों की जब स्थापना की जाएगी तो उसके कारण जो है अनेक प्रकार की बाहरी बचतें प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए कि सड़क उद्योग के अंदर या सड़कों के निर्माण के अंदर निवेश किया गया है, तो उसके कारण जो उद्योग धंधे होते हैं उन उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल आसानी से कम समय में कम लागत पर पहुंच जाता है और तैयार माल जो होता है वो भी बाजार के हर एक कोने में पहुंच जाता है और वो भी कम लागत के ऊपर। तो इससे जो उद्योग है उन उद्योगों को बाहरी बचतें प्राप्त होंगी। जब उनको बाहरी बचतें प्राप्त होंगी तो उनको ये लगेगा कि इस क्षेत्र के अंदर जब प्रॉफिट की सिचुएशन है तो उस प्रॉफिट का फ़ायदा उठाने के लिए वो जो है अधिक मात्रा में निवेश करेंगे। तो इस प्रकार ये जो असंतुलित विकास का सिद्धांत है इसके अंदर जब आधारभूत ढांचे में निवेश किया जाता है, आधारभूत उद्योगों में निवेश किया जाएगा तो उससे बाहरी बचतें प्राप्त होंगी और उन बाहरी बचतों का लाभ उठाने के लिए निजी क्षेत्र के द्वारा भी प्रेरित निवेश किया जाएगा। इस सिद्धांत को अपनाने से आविष्कारों को बढ़ावा मिलता है क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब तक आवश्यकता ना हो
तब तक कोई नया आविष्कार नहीं किया जा सकता। इसलिए जब असंतुलित विकास की रणनीति को अपनाते हुए निवेश किया जाता है, तो उस निवेश के परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में असंतुलन पैदा हो जाते हैं और वो जो असंतुलन होते हैं वो अनेक प्रकार की बाधाएं पैदा करते हैं। तो जब बाधाएं आती है तो उसके कारण जो है परेशानियां झेलनी पड़ती है और उन परेशानियों को दूर करने के लिए नई नई तकनीक का आविष्कार किया जाता है, नई नई मशीनों का आविष्कार किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि असंतुलित विकास का सिद्धांत है वो इनोवेशन को बढ़ावा देता है। आगे ये जो असंतुलित विकास का सिद्धांत है ये आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने में भी मदद करता है। अब आत्मनिर्भरता का मतलब होता है कि एक सेक्टर जो होता है या एक देश जो होता है जितनी अपनी ज़रूरतें हैं उन सभी ज़रूरतों का अपने देश के अंदर ही प्रोडक्शन करता है। तो जब असंतुलित विकास की रणनीति को अपनाते हुए किसी प्रमुख क्षेत्र के अंदर हम निवेश करते हैं, तो प्रमुख क्षेत्र में निवेश करने से या जो महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है उसमें निवेश करने से तेज गति से उत्पादन में वृद्धि होती है, तेजी से प्रोडक्शन बढ़ता है। उसके परिणाम स्वरूप लोगों की आय भी तेज गति से बढ़ेगी और जब आय तेज गति से बढ़ती है तो उसके परिणाम स्वरूप बचत में भी वृद्धि होगी और जब बचत में वृद्धि होगी तो उस बचत को जो है दूसरे क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। तो दूसरे क्षेत्रों में भी जो है आत्मनिर्भरता की प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी, वहाँ भी प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जब दूसरे क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो उसके कारण वहाँ फिर से अधिक आय और अधिक बचत होगी। तो उसके कारण और जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में भी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो इस प्रकार ये जो असंतुलित विकास का सिद्धांत है ये कम इन्वेस्टमेंट करके भी या कम मात्रा में पूंजी लगा करके भी एक देश जो है आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि एक क्षेत्र में निवेश जो है वो लाभदायक होगा तो उससे आय तथा बचत बढ़ेगी और उस आय तथा बचत का प्रयोग जो है दूसरे क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने में किया जा सकता है। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसमें बहुत ही कम समय के अंदर उत्पादन और रोजगार को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ी मात्रा में निवेश किया जाता है और थोड़ी मात्रा में निवेश भी केवल महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जाता है। तो जो महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों के अंदर थोड़ी मात्रा में निवेश करके भी हम कम समय के अंदर अधिक मात्रा में उत्पादन पैदा कर सकते हैं और अधिक लोगों को रोजगार दे सकते हैं। अगर हम सभी सेक्टर्स के अंदर एक साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें उत्पादन तथा आय तथा रोजगार को बढ़ने में काफ़ी समय लग जाता है। तो इसमें थोड़े थोड़े क्षेत्रों में निवेश किया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन और रोजगार को जल्दी बढ़ाया जा सकता है। आगे जब थोड़ी मात्रा के अंदर सभी क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा तो किसी भी क्षेत्र को कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का कम से कम मिनिमम लेवल तो प्रत्येक क्षेत्र में होना चाहिए। अगर हम एक साथ निवेश करते हैं तो प्रत्येक क्षेत्र में निवेश की जो एक मिनिमम सीमा है वो भी अमाउंट बहुत बड़ी हो जाती है। तो उतना पैसा नहीं होने के कारण अगर हम फिर भी कोशिश करते हैं सभी क्षेत्रों में निवेश किया जाए तो किसी भी क्षेत्र के अंदर पर्याप्त मात्रा में निवेश नहीं होगा और जब पर्याप्त मात्रा में निवेश नहीं होगा तो उसका नुकसान ये होगा कि जो जितना भी निवेश किया गया है वो निवेश व्यर्थ चला जाएगा। तो इससे एक तो पूंजी का अपव्यय होगा, दूसरा संसाधनों का अपव्यय होगा। किंतु जब हम असंतुलित विकास का सिद्धांत अपनाते हैं तो इसमें एक बार सभी साधनों के अंदर या सभी क्षेत्रों के अंदर निवेश नहीं किया जाता। तो ऐसे में हम जो अपने संसाधन होते हैं, जो पूंजी होती है, उसको कुछ क्षेत्रों में लगाते हैं। जब कुछ ही क्षेत्रों में लगाते हैं तो उसके कारण उस पूंजी का, उन संसाधनों का उपयुक्त प्रयोग या अच्छा उपयोग जो है संभव हो जाता है और जब अच्छा उपयोग किसी भी संसाधन का होता है तो वो एक देश के विकास में सहायक होता है। आगे है जब निवेश जो वो अधिक जो प्रतिफल देने वाले क्षेत्रों में किया जाता है, यानी वो क्षेत्र जिनमें जल्दी उत्पादन बढ़ता है, तेज़ी से उत्पादन बढ़ता है, तेज़ी से आय बढ़ने की संभावना है, रोजगार तेज़ी से बढ़ने की संभावना है। तो अगर उन सेक्टर के अंदर हम निवेश करते हैं तो निवेश करने के परिणाम स्वरूप आय तथा उत्पादन और बचत में तेज़ी से वृद्धि होती है और जब उत्पादन, आय तथा बचत तेज़ी से बढ़ती है तो इसके कारण जो इन्वेस्टर होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, जो जनता होती है, उनके पास में दूसरे क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आधिक्य मिलता है। आधिक्य का मतलब उनकी जो आय थी उस आय में से उन्होंने अपनी जो ज़रूरतें थी उन ज़रूरतों को पूरा कर लिया, लेकिन उसके बाद भी उनके पास में जो है पैसा बच जाता है, यानी सेविंग बढ़ती है। तो वो जो सेविंग है वो निवेश के लिए आधिक्य है। तो निवेश के लिए जब आधिक्य प्राप्त होगा तो उसका आगे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिससे दूसरे क्षेत्रों का विकास भी होने लगेगा। आगे असंतुलित विकास के सिद्धांत में जो सोशल ओवरहेड कॉस्ट है, यानी सामाजिक ऊपरी पूंजी है,
उसमें निवेश करने को प्राथमिकता दी जाती है। जैसा अपने हिर्शमैन के सिद्धांत में देखा भी था, तो उन्होंने कहा था कि हम डीपीए के माध्यम से भी विकास कर सकते हैं, एसओसी के माध्यम से भी विकास कर सकते हैं, लेकिन जो एसओसी के माध्यम से विकास करने की प्रक्रिया वो अधिक लाभदायक है, क्योंकि इससे जो है अर्थव्यवस्था के अंदर स्वतःस्फूर्त स्थिति आती है, यानी अपने आप आगे इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगता है। तो जब एसओसी में निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी, तो इसके कारण एक देश के अंदर आधारिक संरचना या जो आधारभूत ढांचा है उसका विकास होगा। जब आधारभूत ढांचा किसी भी देश के अंदर विकसित होता है, तो उसके कारण एक देश का जो डेवलपमेंट है वो तेजी से होता है। इस सिद्धांत में कम पूंजी के माध्यम से भी विकास किया जा सकता है, ये इसकी बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर हम अधिक मात्रा में निवेश करना चाहते हैं सभी क्षेत्रों में, और एक देश के पास में अगर पूंजी पर्याप्त नहीं है, तो उसे दूसरे देशों से या तो निवेश को आमंत्रित करना पड़ेगा या उसे दूसरे देशों से ऋण लेना पड़ेगा। तो जब एक देश दूसरे देशों से पूंजी अपने देश में मंगवाता है या ऋण लेता है, तो उसे बहुत सारी प्रतिकूल शर्तों का सामना भी कई बार करना पड़ता है। तो इस प्रकार एक देश जो होता है, उस देश के अंदर विदेशी ताकतों का जो हस्तक्षेप बढ़ जाता है। लेकिन जब हम असंतुलित विकास का सिद्धांत अपनाते हैं, तो इसके लिए हमें विकास करने के लिए, एक देश को विकास करने के लिए विदेशों से जो है ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें कम पूंजी जो एक देश में हो सकती है, एक देश में उपलब्ध होती है, उसी के माध्यम से जो है निवेश करके अलग अलग क्षेत्रों के अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में धीरे धीरे निवेश करके एक देश अपना विकास कर सकता है। तो इसके लिए अगर वो बाहर से ऋण नहीं लेगा, तो उस देश के ऊपर किसी प्रकार से बाहरी दबाव नहीं होगा, तो एक देश जो है अपनी संप्रभुता के साथ में जो है विकास की यात्रा शुरू कर सकता है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके साथ अपना ये जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।